तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 21 सेट, यानी कि केमिस्ट्री से आज 21वां सेट चलने वाला है। दोस्त आज किस चैप्टर से मैं डाला हूं क्वेश्चन तो देख लीजिए। ये बहुलक, साबुन डिटर्जेंट, कांच सीमेंट, विस्फोटक पदार्थ और कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिक के नामकरण से दोस्त 20 ऐसे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं इसमें, जिसकी संभावना जान लीजिए कि 100% एग्जाम में आने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं सिलेक्ट करके लाऊं इतने सारे चैप्टर से। मात्र आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। तो दोस्त क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और मैं आपको बताता हूं जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो दोस्त आज स्कोर कार्ड भी देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो पहले स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले स्कोर कार्ड कि किसने अपना साइंस में जलवा बिखेरा है। जी हां दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको स्कोर कार्ड। ध्यान रखिएगा, यह है अपना स्कोर कार्ड। जिसने टेस्ट दिया है दोस्त उन सबका इसमें नाम है और परसेंटेज है। तो देखते हैं आज किसने बाजी मारी है। ध्यान रखिएगा, दो लोग ऐसे हैं जो 85% पे है, फटाफट नाम ले लेते हैं। 17 नंबर लेकर के आए हैं 20 में। कौन कौन है? संजय कुमार है, आपका संजय कुमार यादव जो है प्रयागराज से नंबर 1 पे है, 85% यानी 17 नंबर है। उसका सिंतु भाई जो गया से है, बिल्कुल सिंतु भाई आप गया से हो, लोकेशन मेंशन किए हो, धन्यवाद। इसी तरह से लोकेशन मेंशन किया कीजिए। उसके बाद आपको चलते हैं कि 80% में भी तीन लोग है ना। तो 80% में कौन कौन है जरा नाम ले लेते हैं फटाफट। हाँ, दे दिया विनय भाई, आप कहां से हो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि विनय ये मेरठ यूपी वाले हैं। भाई नाम मेंशन तो कर दिए हो, कम से कम आप लोकेशन मेंशन करो तभी तो पता लगेगा कि आप यूपी वाले हो कि बिहार वाले हो कि झारखंड वाले हो कि कहां से हो। गोला का नाम मेंशन करो। उसके बाद अमित जो मसूरी से है वो भी 80% पे है। उसके बाद गुड्डू यादव जो सारण से है, बिहार से है, 80% पे है। चलिए उसके बाद आपको हम बताते चलते हैं जो 75% पे अड़े हुए हैं उनको मैं नाम ले लेता हूं फटाफट। संजू कपूर जो पटना से है, कितने पे है? 75% पे, नंबर 1 पे है। उसके बाद जो है शिवम जो फैजाबाद से शायद यूपी में पड़ता है, 75% पे है, 2 लोग हैं। उसके बाद 70% में जो लोग शामिल है उनको मैं बताता हूं कि 70% में जो है नंबर फर्स्ट पे आपका बता देता हूं कि रंजीत भाई है जो 70% पे है। उसके बाद आपको है जयंत वेस्ट ऑफ बंगाल से है, जयंत भाई वेस्ट ऑफ बंगाल से है, ये क्या है कि 70% पे है, ठीक है। और 70% पे आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा खसका देता हूं ऊपर, हाँ ध्यान रखिए। मनीष जो कहां से है, पटना से है, ये भी क्या है कि 70% पे अड़े हुए हैं। उसके बाद जो आपको बताता हूं कि सचेंद्रा, ठीक है, सचेंद्रा है, सचेंद्र पाल है, ये कहां से है? फतेहपुर यूपी से, ये भी 70% पे है। उसके बाद जो लखन मीना जो है आपको जो है ये जो है वामानवास से है ना, ये भी है 70% पे है। उसके बाद सत्येंद्र है यादव जो प्रयागराज से है, 70% पे है। रोहित यादव जो औरंगाबाद से 70% पे है, ये भी है। उसके बाद आकाश दुबे गया से है, ये भी 65% पे है। तो 65% वाले का क्या करते हैं कि फटाफट नाम ले लेते हैं कि कौन कौन जो है 65% पे है। चलिए ध्यान रखिएगा, 65% पे नंबर 1 पे जो है आपका बता ही दिए हैं कि आकाश दुबे जो गया से 65% पे है। उसके बाद आपको हम बताते चलते हैं कि हरे राम कुमार जो लगातार टेस्ट में बने रहते हैं, ईस्ट ऑफ चंपारण से है, 65% पे है। उसके बाद आपको पारस भाई कहां से हो ये पता नहीं है, लोकेशन कम से कम मेंशन किया कीजिए। उसके बाद चलिए लेकर के चलते हैं सुरेंद्र कुमार ये भी 65% पे है। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं महिमा सागर जो पटना से है, लगातार टेस्ट में बनी रहती है, ये भी क्या है कि 65% पे है, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि राजन है जो आपका जो है कहां से, झारखंड, बोकारो झारखंड से 65% पे, ये भी है। अनिल कुमार सरोज ये भी क्या है 65% पे है। उसके बाद जो है नेहा यादव जो गया से है, ये भी क्या है कि 65% पे है। तो बहुत लोग हैं आज 65% पे, ठीक है। चलिए बताते चलते हैं। चलिए नेहा यादव तो हो गई है, 65% पे आ गई है। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं नीलेश झा जो ललितपुर, ठीक है, ललितपुर यानी यूपी में पड़ता है, वो 65% पे है। चलिए 60% वाले का फटाफट नाम ले लेते हैं, जो 60% में शामिल है उनका नाम बताते हैं। नंबर 1 पे 60% में जो शामिल है राजेश कुमार, ठीक है, राजेश कुमार जो तहसील वाई से है, यानी राजस्थान में शायद ये पड़ता है, मुझे ख्याल लगता है। तो उसके बाद जो है ब्रजेश कुमार है, ब्रजेश कुमार जो 60% पे है। सुधीर जो समस्तीपुर से है, ठीक है, ये भी शायद लगातार देते हैं, समस्तीपुर से है लोग जो देते हैं टेस्ट।
उसके बाद आशीष है, आशीष जो रायबरेली से है, ये भी है 60% पे। उसके बाद आपको बताते हैं शिवम वर्मा जो अयोध्या से है, ये 60% पे है। पवन, पवन भाई कहां से हो ये पता नहीं है, लोकेशन कम से कम मेंशन किया कीजिए, तभी तो पता लगेगा कि आप हो कहां से। ठीक है, चलिए ये दो और लोग बचे हुए 60% पे, देख लीजिएगा। 60% में जो है आपको जसवीर सिंह गाजियाबाद से, आई थिंक JZP दे दिए हैं, पता नहीं क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद रघुनाथ जो है कन्नौज से है, ये भी लगातार जो है क्या होते हैं कि टेस्ट में बने रहते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद चलिए आपको लेकर के चलते हैं 55% वाले का, फटाफट नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो 55% पे जो है आपका शामिल है, हाँ, बिरजू कुमार जो जयपुर से 55% पे नंबर 1 पे है। उसके बाद यह मालती कुमार जो 55% पे सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद आपको है शिवा, ठीक है, शिवा जो सूर्यवंश यूपी से है ये, ठीक है, ये 55% पे है। राम लखन जो देवघर यानी झारखंड से है, ये भी 55% पे है। उसके बाद अमित, अमित भी जो है क्या है कि 55% पे है, लेकिन लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं। अमित भाई नेक्स्ट टाइम से प्लीज लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए। उसका मुनेन्द्र वर्मा बदायूं, जिला बदायूं से है, ये भी क्या है कि 55% पे है। दोस्त इसी तरह से क्या कीजिए कि टेस्ट दिया कीजिए। हाँ चलिए, उसके बाद आज ज्यादा लोग हैं इसलिए ज्यादा नाम नहीं लेंगे, 55% ही नाम लेंगे। उसके बाद आपका जो है क्या है कि रोहित सैनी, ये भी क्या है कि 55% पे है। रणबीर, रणबीर भाई कहां से हो आप पता नहीं, लोकेशन प्लीज मेंशन किया कीजिए नेक्स्ट टाइम से। उसके बाद शिवम, शिवम भाई आप लगते हैं कि 2 बार दे दिए हैं, यूपी एटाहा से है, ठीक है, तो 50% पे है। तो चलिए दोस्त, इतने क्या है कि लोग जो है 55 या 50% पे अटके हुए हैं। बहुत सारे लोगों है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक लोगों ने मुझे कमेंट किया है, नाम पर्सनली मैं नहीं लूंगा, कि मुझे 50% ही आता है, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लड़की है, नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगा, मैं सॉरी। क्योंकि देखिए 50 पर आप जो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं दोस्त वही आता है क्या, मैं इसमें कोई एडिट करता हूँ? आप जिस तरह से लिखते हो, जैसे लिखते हो, जितने टाइम पे लिखते हो दोस्त, वही टाइम इसमें मेंशन होता है। मैं कुछ एडिट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट करके अरेंज करके मैं लगा देता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि मैं क्या इसमें हेर फेर करता हूं, तो मुझे हेर फेर करने से क्या मिलेगा आपको? वो बोलती है कि मैं उसको डिमोटिवेट कर देता हूं। भाई 50% पे ले करके वो आती है, अब फिर कहती है डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके नीचे वाले लोग 50% से उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, 60-70 लोग हैं, फिर वो कितना डिमोटिवेट हो जाएंगे? ऐसे मत सोचिए, मेहनत कीजिए, जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि मैं कुछ कर देता हूं। अगर आपको, जबकि मैं टेलीग्राम पे आंसर की इसका भेज देता हूं कि कौन किसने क्या टिक मारा है और क्या सही है क्या गलत है, आपके द्वारा जो दिया रहता है वो मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे भेज देता हूं। तो आप स्वयं उसको देख सकते हैं कि क्या हम उसको एडिट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आप जो टिक मारते हैं, जो रहता है सही, उसके अकॉर्डिंग ही इस पे नंबर आता है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता हूं, वो कंप्यूटराइज ही होता है, मैं सिर्फ उस पर सेट करता हूं सही गलत। आप जो सही मारोगे उस पर सही टिक होगा, जो गलत मारोगे वो गलत टिक होगा। तो आंसर की होता है। अगर लगता है कि लोगों को जो है आंसर की, बहुत लोग कहते हैं कि मैं टेलीग्राम नहीं चला पाता हूं, तो दोस्त अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाल दूंगा इसका सारे का आंसर की, मैं उस पर डाल दूंगा, तो आप लिंक से कम जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे आप नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं, नो इशू, आप लिंक दिया हुआ है, उसका आंसर की का, टेस्ट का आंसर की लिखा होगा, उस पे जाकर के जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको क्या होगा कि इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का लिंक नया टेस्ट का जो ये लोग दिए हैं टेस्ट, जो लोग नए हैं वो टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दीजिए। और नेक्स्ट डे जो है फिर हम आपका स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे आंसर की हम भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। जिन जिन लोगों ने टेस्ट देना है उन लोगों को प्लीज जाकर के क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए टेस्ट दीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए अगर टेस्ट देना है तो। और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 हम लेकर के आएंगे, अभी बताएंगे हम आपको, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देखते चलिएगा। चलिए दिखाते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ऐसी देर हो गई है। चलिए, ये साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर बता ही दिए है किससे है। दोस्त इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें दिया हुआ है कि आतिशबाजी, जो पटाखे हम लोग बूम बूम छोड़ते हैं, तो आकाश में क्या होता है कि बहुत सारे रंग बिरंगे जो है उससे फुहारे निकलते हैं ना, तो बहुत सारे कलर होते हैं। उसी कलर में से, आतिशबाजी के कलर में से कहा जा रहा है कि हरे कलर की, हरे रंग की जो उत्पत्ति होती है, ये इसमें से किस धातु की वजह से होती है, ध्यान रखिएगा।
ये पूछा गया है और पूछा भी जाता है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलर की बात करेगा, कभी जरूरी नहीं है कि आपको हरा कलर ही दे दे, हरा रंग ही दे दे, लाल भी दे सकता है, पीला भी दे सकता है, नीला भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, बशर्ते किस धातु के वजह से वो रंग निकलता है वो। तो आपको हम अभी बता देते हैं कि हरा किस वजह से निकलता है, और भी बता देते हैं कि पटाखे जो आतिशबाजी होते हैं उसमें कौन कौन से धातु मिलाए जाते हैं और किस धातु से कौन सा रंग निकलता है, ये भी बता देते हैं ताकि आपको माइंड में रहे। जरूरी नहीं है कि यही कलर। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हरा रंग किस वजह से निकलता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेरियम। बेरियम अगर जो है आतिशबाजी में भरे जाते हैं तो आतिशबाजी से अगर हरे रंग निकलते हैं, पटाखे में हरे रंग निकलते हैं दोस्त आकाश में, तो वो बेरियम के वजह से निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए, आपको हम ये चीजें बता देते हैं कुछ धातु के नाम जो कौन कौन सा रंग उत्पन्न करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर स्टेटेरियम है तो उसमें से लाल रंग निकलेगा। लाल रंग अगर पटाखे से निकल रहा है, आतिशबाजी से निकल रहा है, तो स्टेटेरियम धातु की वजह से निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर नारंगी निकल रहा है तो ये कैल्शियम की वजह से निकल रहा है। अगर पीला रंग निकलेगा तो ये सोडियम की वजह से निकलेगा। हरा आपको बता ही दिए हैं कि बेरियम की वजह से निकलता है, और अगर लाल निकलेगा तो वो कॉपर की वजह से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो दिया है कि हरे रंग निकलेगा तो जरूरी नहीं है कि हरा रंग ही आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्त इस डाटा को याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि बारूद मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, बारूद में क्या शामिल होता है, या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारूद किसका मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या तो बारूद किसका मिश्रण है या बारूद इसमें से कौन शामिल है। तो मिश्रण होता है बारूद का, उसी में से एक इसमें दे दिया है। अगर आप पढ़े होइएगा, बारूद का मिश्रण याद होगा तो आप फटाक से मार दीजिएगा कि इसमें कौन सा घटक है, कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है। ध्यान रखिए, बारूद में जो होता है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं दोस्त, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में क्या होता है, इस सब में से और कोई नहीं होगा। ये कैल्शियम सल्फेट या लेड सल्फाइड ये सब नहीं होगा बारूद में, लेकिन बारूद में ये पोटेशियम नाइट्रेट उपस्थित होता है। अब आपको हम बता देते हैं कि ये बारूद जो होता है वो किस किस का मिश्रण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं। ध्यान रखिए, ये बारूद जो है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जो है आपका गंधक भी होता है, गंधक के साथ कोयला का चूर्ण भी होता है। ये तीन चीज मिले होते हैं, ध्यान रखिएगा। गंधक हो गया आपका जो सल्फर होता है वो, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कोयला का चूर्ण, ये तीनों मिलाकर के क्या होता है कि बारूद बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट ही ऑप्शन में दिया गया है इसलिए मारे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट न देके गंधक भी अगर दे देता तो हम गंधक मार देते, और सब तो नहीं ना है, तीन जो है देख रहे हैं उसमें से कोई तो और ऑप्शन में नहीं है, यही है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, या तो ये तीनों पूछेगा आपको ऑप्शन में दे देगा, या कोई एक दे देगा जैसा कि इसमें दिया गया है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं जो पूछा गया है। ये पूछा गया कि आरडीएक्स होता क्या है। जी हाँ, या आरडीएक्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आरडीएक्स का पूरा फुल फॉर्म है, पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, आरडीएक्स के लिए, आरडीएक्स का दूसरा नाम जो होता है रॉयल विध्वंसी विस्फोट, काफी विध्वंस मचाता है ये आरडीएक्स जो होता है। सो अनुसूत्र देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है O2N2CH2 का होल थ्राइस दिया हुआ है, तो ये आरडीएक्स का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्त आपको पूछा जाता है कि डायनामाइट है क्या। डायनामाइट सुने हुईएगा नाम आप। डायनामाइट क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या होता है कि काफी विस्फोटक होता है। कभी कभी ये पूछा जाएगा आपको कि डायनामाइट में आखिर मिला क्या होता है। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट में जो मिला होता है नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिका मिला होता है, ये दोनों मिलाकर के डायनामाइट बनता है। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में काम आता है। देखते होइएगा, फिल्म उलिम में देखे होइएगा कि क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ में फिट कर देता है। ये एक सीरीज में लच्छेदार तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा, लच्छेदार तरीके से बनता है और उसको फिट करता है। बड़े बड़े चट्टानों को क्या होता है कि तोड़ने में ये डायनामाइट इस्तेमाल होता है। इसका खोज किसने किया था, पूछा जाता है ये, है ना। आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, किसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है डायनामाइट का, ध्यान रखिएगा, तो इसे छोड़ना नहीं है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से किस उद्योग में। ध्यान रखिए, पहला आपको कहा था कि बर्तन के उद्योग में क्या चूने पत्थर का इस्तेमाल होता है, या दूसरा दे दिया है कि सीमेंट में, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि प्लास्टिक का, या चौथा ऑटोमोबाइल में। ध्यान रखिए, ऑटोमोबाइल प्लास्टिक ये सब तो होता ही नहीं, सीमेंट है।
सीमेंट मेरा करेक्ट आंसर है। सीमेंट के उद्योग में क्या होता है ना दोस्त कि चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट होता है, या कभी कभी पूछ देता है ये चीजें। अब ध्यान रखिए इससे पूछे क्या जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिलिका जो होता है वो सीमेंट का मुख्य घटक होता है, पूछा जाता है या पूछा भी गया है ये ग्रुप डी के एग्जाम में कि डैश डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। ऑप्शन में आपको दे दिया था सिलिका, सिलिका को चुन करके टिक मार दीजिएगा। या ये भी पूछा गया था आपका कि सिलिका का घटक कौन सा है, तो कांच है, कांच सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, इसलिए दोस्त हम इस पॉइंट को क्या किए हैं कि चुन करके लाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है कि गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अगर गर्म कोई शीशा है उसे ठंडा अगर करना है तो धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है। चलिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि गर्म शीशे को अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो प्रक्रिया जो होगा ये फर्स्ट नंबर एनीलिंगिंग होगा। एनीलिंग ये क्या होता है कि प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करना एनीलिंग की प्रक्रिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि साबुन का उत्पादन होता है, कैसे होता है ये पूछा गया है सवाल। देखिए पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा इसमें कि ग्लिसरीन के साथ क्या होता है कि क्षार की अभिक्रिया, ग्लिसरीन के साथ क्षार की अभिक्रिया जब होती है तो वो साबुन का उत्पादन करता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आज टाइम नहीं है दोस्त, आज जो है बहुत काम है, इसलिए जो है फटाफट बताते चल रहे हैं, वैसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ भेज देंगे हम आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि संशोधित फाइबर जो है दे दिया है, जैसे आपको चलिए हम आपको बता देते हैं, संशोधित फाइबर जो होता है उसमें क्या होता है कि आग तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन फायरमैन जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो आदमी होते हैं, बड़े बड़े आग लगे होते हैं उसमें डायरेक्ट कूद जाते हैं वो सेफ्टी पहन करके, तो वो कपड़े पहन करके कूदते हैं, तो उस कपड़े पे किसका कोटिंग किया हुआ रहता है प्लास्टिक पर, ये पूछा जा रहा है, जिससे उसके कपड़े में आग नहीं लगती है, ठीक है, और आसानी से फायरमैन वो फायर फाइट कर सकता है आसानी से। लेकिन आम जो है जो कपड़े होते हैं वो पहन करके आम जनता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या कपड़े क्या होते हैं कि जल भी सकते हैं। तो फायरमैन के पास ऐसा कौन सा कपड़ा होता है, उस कपड़े पर किस चीज का कोटिंग होता है जिसकी वजह से वो जलता नहीं है, ये है। तो ध्यान रखिए पहला ऑप्शन आपको कहता है कि उस पे नायलॉन की कोटिंग होती है या मेलालाइन की कोटिंग होती है, ये सेकंड नंबर, या थर्ड नंबर आपको कहता है कि रेयन की कोटिंग होती है, या दोस्त चौथा दे दिया है कि एक्रिलिक की कोटिंग होती है, किसकी होती है। तो ध्यान रखिएगा फायरमैन जो सेफ्टी के रूप में अपने कपड़े जो पहनते हैं उस कपड़े पर जो होती है प्लास्टिक के जो है मेलामाइन की कोटिंग होती है, ये ठीक है, ये मेरा सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा मेलामाइन की कोटिंग। अब ध्यान रखिए मेलामाइन होता क्या है, आखिर समझिए इस चीज को। मेलामाइन क्या होता है कि एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक केमिकल होता है कहिए तो, ठीक है, जो उस कपड़े पर एक क्या होता है कि कोटिंग चढ़ा दी जाती है, उसकी कपड़ा नहीं बनती है बट उसके ऊपर से कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे आग नहीं पकड़ता है। जिस कपड़े पे भी ये मेलालाइन कोटिंग चढ़ाया जाएगा उस पे जो है क्या होगा कि आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वह अग्निरोधक बना देता है, अग्निरोधक होता है, उस पे आग लगता ही नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मेलालाइन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कहता है कि ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक में, या दूसरा दे दिया एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करते हैं, या चौथा अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं प्लास्टिक में इस्तेमाल, ध्यान रखिए। तो दोस्त प्लास्टिक में जो इस्तेमाल करते हैं ये सेकेंड नंबर एथिलीन का, किसका करते हैं, एथिलीन का, ध्यान रखिए। पॉलीथीन प्लास्टिक में जो ये सभी में क्या होता है कि एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम बता देते हैं कि एथिलीन का इस्तेमाल सिर्फ प्लास्टिक में ही नहीं किया जाता है, बल्कि एथिलीन गैस भी होती है जिसका इस्तेमाल आपको प्लास्टिक में तो की ही जाती है, बल्कि उसके साथ साथ रबर में भी किया जाता है, फाइबर बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछा जा सकता है कि रबर में क्या होता है, प्लास्टिक ही नहीं पूछ देगा, प्लास्टिक की जगह रबर दे देगा या फाइबर दे देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि दोस्त पीवीसी, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है ये बताने के लिए फुल फॉर्म क्या होता है पीवीसी का, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर कहता है कि पॉलीविनाइल जो है क्लोरेट होता है, क्या ये होता है, या दूसरा दे दिया है कि पॉलीविनाइल जो है कार्बन होता है,
क्या ये होता है, या थर्ड नंबर दे दिया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, या फोर्थ नंबर दे दिया है कि पॉलीविनाइल कार्बोनेट होता है। क्या होता है पीवीसी का पूरा नाम, ध्यान रखिए। पॉलीविनाइल क्लोरेट और क्लोराइड में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इन्हीं दो में से एक होता है, या तो फर्स्ट नंबर या तो थर्ड नंबर। पॉलीविनाइल क्लोरेट और क्लोराइड में कंफ्यूज हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका फार्मूला सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए, पीवी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, ये मतलब किससे प्राप्त होता है सो बता रहे हैं। तो यह एक क्या होता है कि बहुलीकरण होता है, बहुलीकरण से ही यह प्राप्त होता है। इसको हम बता देते हैं कि पीवीसी का इस्तेमाल कहां होता है। तो पीवीसी का इस्तेमाल जब पीवीसी पाइप देखिए होइएगा, तो पीवीसी पाइप जो होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है, दीवारों में जो वायरिंग करते हैं पाइप जो निकलता है वो, या बिजली के तार भी होते हैं, पीवीसी का वायर भी होता है, ध्यान रखिएगा। पीवीसी का पतली चादर सीट भी निकलती है, ध्यान रखिए। टाइल्स लोग लगाते हैं उस पे भी पीवीसी का कोटिंग किया रहता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये समझ लीजिए, पीवीसी से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि तार पर जो कोटिंग की जाती है पीवीसी की वो क्यों की जाती है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए की जाती है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यह पूछा जाता है कि फर्श पे जो टाइल्स लगी होती है उस पे किसकी कोटिंग की जाती है। तो ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की ही कोटिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या किए हैं कि चुन करके आपके सामने रख दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशो जो रसायन पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, नायलॉन पॉलिस्टर ये सब क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं, ना कि नेचुरली हम प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक है कि रासायनिक पदार्थ से बना है तो मतलब कि मानव ने ही बनाया है, तो आर्टिफिशियल ही होगा। आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंथेटिक जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, जिसको संश्लेषित रेशे के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है इससे ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पूछा जाता है कि टेफ्लॉन जो खाना बनाने के उपकरण होता है, नॉन स्टिकिंग कोटिंग जो उस पर चढ़ाई होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पे किसका जो है बॉडिंग शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बन क्लोराइड का बॉडिंग क्या होता है कि शामिल होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम लेकर के आए। उसके बाद आपको पूछा गया है कि डिटर्जेंट क्या होता है। तो डिटर्जेंट जो होता है वो साबुन रहित साबुन होता है, क्योंकि डिटर्जेंट कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होता है कि साबुन रहित साबुन होता है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट इनमें से किस हाइड्रेट के क्रिस्टल के जल के 10 गुना होता है, 10 अणु होते हैं। ठीक है, जल के 10 अणु होते हैं सोडियम कार्बोनेट इसमें से। तो सभी में सोडियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है कि जल के 10 अणु होते हैं, किसमें होता है। तो पहले ध्यान रखिए, पहला दे दिया है कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कहने का मतलब क्या, खाबो सोडा है ना। तो क्या ये बेकिंग पाउडर का जल में 10 अणु होते हैं। तो बेकिंग पाउडर का अगर आपको मान लीजिए कि इस सभी का अगर अणु सूत्र याद है तो आप चुटकी में मार सकते हैं कि कौन सा मेरा करेक्ट आंसर है। अगर आपको अणु सूत्र याद नहीं है तब चकरा जाइएगा कि कौन मारे कौन ना मारे, तब तीर ऐसी ही आंख बंद करके मार दीजिएगा। चलिए प्रभु के नाम पे कोई मार दीजिए, ठीक है, लेकिन अणुसूत्र याद होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि बेकिंग पाउडर जो होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, NaCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, इसमें जल के अणु नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ये दे दिया आपका, क्या दे दिया है कि बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर, उसके बाद जो है नीचे देख लीजिए, जो है थर्ड नंबर में आपको बेकिंग सोडा, दोनों एक ही होता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, लेकिन नाम यहाँ सोडा और पाउडर कर दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यह दे दिया है थर्ड नंबर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद होना चाहिए, CaOCl into Cl या CaOCl2 होता है। तो इसमें तो जल का अणु आए नहीं, अब आया किसमें, आइए धोवन सोडा में। धोवन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का अणु सूत्र होता है CaCO3 into 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट इंटू सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 into 10H2O होता है सोडियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम पढ़ दिए, गलत पढ़ दिए। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 into 10H2O। तो इसमें क्या होते हैं कि जल के 10 अणु होते हैं। सोडियम धोवन सोडा का आपको पता ही है कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो होता है धोवन सोडा, तो धोने के काम आएगा ही। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि जो कठोर जल होता है उसकी कठोरता को दूर करने में भी धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम को दर्शाता है मतलब क्या, घटते क्रम को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सही ऑप्शन बता देंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ जो है सो आपको हम सीधा घटते क्रम में बताते हैं, क्योंकि इस सबको अगर बताने बैठे तो पढ़ाने में इसको 1 घंटा का समय लगेगा, तब आप जाके समझिएगा, पूरा डिटेल्स पढ़ाना पड़ेगा। तो जो लोग पढ़ रखे हैं उन्हीं के लिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं पढ़े उनको बाद में हम पढ़ा देंगे खत्म करने के बाद। तो ध्यान रखिए, अवरोही क्रम में कह रहा था, अवरोही क्रम में जो होगा ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब कैसे होगा ये भी जान लीजिए। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। अब घटते क्रम में जाएंगे तो उसमें से घटेगा ना, तो अब चलिए सेकेंड नंबर नाम क्या कहता है, एल्केन कहता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, रख दीजिए इसको, CnH2n होता है। तो 2 ऊपर वाला में, पहले वाला में से 2 तो घट गया ना, अब इसमें से फिर 2 लगता है कि घटेगा, तो एल्काइन का सूत्र आइए। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। देखिए घट रहा है ना, तो घटते जा रहा है, अवरोही क्रम में है। तो ये क्या है कि ये मेरा 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिए, ये सूत्र जो है हमेशा याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र याद रखिएगा, इससे पूछे जाते हैं सवाल। या कभी कभी आपको ये दे देगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है या एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो बस मुंह नहीं बना है, याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के करीब नजदीक आते हम जो है आपको थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम होने वाला है चैप्टर, उस सब को पढ़ा देंगे ताकि आपको कंप्लीट रहे, बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्या को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। किस में, आधार 8 पर जो अगर लिखा जाता है तो उसको किस संख्या में जो है रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला कहता है इसमें कि वास्तविक संख्या, दूसरा नंबर दे दिया है कि अष्टक संख्या या हेक्साडेसिमल संख्या, या चौथा आपको दे दिया है कि ऋणात्मक संख्या। किस संख्या के रूप में लिखा जाता है, तो जो अष्टक होता है, अष्टक मतलब 8 ही होता है, 8 मतलब अष्टक होता है, ये सेकेंड नंबर ही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अष्टक संख्या। अष्टक संख्या के रूप में क्या होता है कि 8 लिखे जाते हैं। IUPAC नेम जब पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफॉर्म का जो है अणुसूत्र क्या होता है। जी हाँ, अणुसूत्र याद है तो आप ऐसे मार दीजिएगा, नहीं याद है तो ऐसा ही क्वेश्चन आप छोड़ के चलाइएगा, ध्यान रखिए। लेकिन हम छोड़ के आने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत जल्द ही आपको सारा का डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं चैप्टर वाइज, लेकिन बहुत जल्द ही इसको खत्म करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स से पढ़ा देंगे हम। अभी समय ना, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, अब मेरे पास अभी बहुत टाइम है, हम बिल्कुल करेक्ट एकदम सही सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल भी बचा हुआ है, न्यूमेरिकल भी पढ़ा देंगे आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कहता है इसमें क्लोरोफॉर्म का जो है अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्त क्लोरोफॉर्म का जो अणुसूत्र होता है ये सेकेंड नंबर होगा, CHCl3 होता है, ध्यान रखिएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें जिसमें से क्या होता है कि एक या एक से अधिक द्वि बंधन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसमें से किसमें जो एक या 2 बंधन बनते हैं वो हमको चुनना है। पहला नंबर कहता है एल्केन, ध्यान रखिएगा, एल्केन में सिंगल एक ही बंधन बनता है, लेकिन क्वेश्चन में एक और एक से अधिक द्वि बंधन कह रहा है, ठीक है, यानी एक बंधन सिंगल बाउंड और डबल बाउंड दोनों होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो एल्केन जो होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, तो इसमें सिंगल बाउंड ही बनता है। सेकेंड नंबर आपको कह रहा है कि एल्काइन, एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बाउंड बनता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, बताएं अभी थोड़ा देर पहले, वही है। उसके बाद एल्कील कहता है, एल्कील भी नहीं होगा। चौथा नंबर कहता है आपको एल्कीन, एल्कीन होगा, एल्कीन का सूत्र क्या होता है CnH2n, इसमें एक सिंगल बाउंड और डबल बाउंड दोनों बनता है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त कहे तो ये चीजें केमिस्ट्री पढ़िएगा जी, इसको तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर पढ़ रखी होइएगा तो आसानी से समझ सकते हैं इसको, नहीं तो बाद में तो हम पढ़ाइए देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनता है। सजातीय श्रेणी का समूह बनता है, हम डायरेक्ट आपको क्या करते हैं कि आंसर बताते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे जो है सबका फॉर्मूला बताते चलेंगे, काफी लेट हो जाएगा। ऐसे आपको हम PDF प्रोवाइड करा ही देंगे, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं सजातीय श्रेणी का समूह कौन है, समझा भी देंगे कि कैसे है। ध्यान रखिए, सजातीय श्रेणी कहते हैं किसको, ये पहले जान लीजिए। जब भी कोई क्या होता है कि समूह जो होता है ना,
क्रमागत समूह क्रम में होता है, सीरीज में होता है, उसमें हमेशा CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक जो है जितने भी आपका कंपाउंड आएगा उसमें क्या होता है कि हमेशा CH2 का अंतर होता है। उसी को सजातीय श्रेणी, सजातीय मतलब क्या, सजा के रखते जाना, हेर फेर नहीं करना। तो प्रत्येक में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये मेरा 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ये क्या है कि सजातीय श्रेणी का। अब कैसे है, CH2 का अंतर होगा, कैसे होगा समझिए। एथाइन ये किस समूह से बना हुआ है ये जान लीजिए। ये समूह जो बना हुआ है आपका एल्काइन ग्रुप से बना हुआ है। किससे, एल्काइन ग्रुप से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसमें n के जगह पे हमेशा 2 से चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 से नहीं चलेंगे, 2 से चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको 1 रखेंगे तो इसमें ध्यान रखिए, 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, 0 सिंगल कार्बन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए 2 से चलते हैं। 2 रखेंगे फॉर्मूला पर, CnH2n-2 वाले फॉर्मूला पर हम 2 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, C2H2, ये इथाइन का फॉर्मूला होगा। उसी तरह से तीसरे नंबर पे चलेंगे तो प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा C3H4। उसके बाद जो है चौथे पर चलेंगे, ब्यूटाइन का होगा C4H6। सब में देखिएगा CH2 का अंतर होगा, तीनों को मिला के देखिए, सब में 1-1 कार्बन बढ़ रहा है और सब में 2-2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, सब में CH2 का अंतर है। इसलिए ये क्या है कि सजातीय श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको हम पढ़ा देंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्टेन होता है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डेका 1, डेका 2, डेका 3, ये सब होता है। तो वो पढ़ लीजिएगा जब हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ना भी जरूरी है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में क्या लगाया जाता है। अगर कोई कीटोन ग्रुप बना रहा है तो उसके लास्ट में क्या उत्पन्न होता है, या बोलने पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कीटोनिक ग्रुप का है, क्या उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला देख लीजिए, ऑल का आता है तो नहीं, ऑल नहीं होता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप का होता है, ठीक है, या ऑल होता है, यल भी नहीं होता है। थर्ड नंबर कहता है कि ओन होता है तो जी ऑन होता है, ONU ऑन या ऑन का, ये कीटोन ग्रुप का, कीटोन ऑन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक टोन निकलता है, कीटोन ऑन, तो ये कीटोन ग्रुप का होता है। ध्यान रखिएगा, कीटोन ग्रुप में क्या लगता है, तो ये लगता है C डबल बाउंड O लगता है। ध्यान रखिएगा, ये कीटोन ग्रुप का क्या है कि एक समूह ग्रुप होता है। इसी से कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका ये जान लीजिए, फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू जो होता है आपका 2H2CO होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जी हाँ, आपको हम बता ही दिए थे शुरू में ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये बता दिए थे ना। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन में होता है CnH2n ही होता है। एल्काइन में -2 होता है, जो +2 देख रहे हैं ये थर्ड नंबर में, उसके जगह पे CnH2n-2 होता है एल्काइन का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, एल्केन का सूत्र होगा। एल्केन में प्लस, एल्काइन में माइनस, एल्कीन में ये 2 रहेगा ही नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि नीचे दिए गए विकल्प में जो है गलत विकल्प हमको चुनना है कि किसका जो है IUPAC ने गलत दे रखा है। ठीक है, सबका सही होगा, एक गलत होगा। तो ध्यान रखिए गलत कौन सा है ये आपको हम बता देते हैं डायरेक्ट, बाकी सब सही है। गलत कौन सा है ये बताते हैं, कैसे है ये भी बता देंगे। ये 4th नंबर मेरा गलत है। C2H2OH कहता है कि मेथनॉल और मिथाइल अल्कोहल का है, ये गलत है। अब गलत कैसे है ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं किसके फॉर्मूला पर ये अल्कोहलिक ग्रुप चलता है वो आपको बताते हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप इस पे चलता है CnH2n+1 इंटू OH। ऐसे +2 होता है तो एक हटा करके उस पे कोई जो है अभिक्रियाशील समूह उसमें जोड़ देते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब जोड़ देते हैं। तो इसमें ये जोड़ दिया गया है CnH2n+1 इंटू OH जोड़ दिया, एक हटा करके OH जोड़ दिया। इसी के जगह पर अगर एक लेते हैं तो एक लेने पे हमें क्या होगा, CH3OH आएगा। इसका नाम जो है मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल होगा। उसमें क्या दिया हुआ था, C2H2OH दिया हुआ था, जबकि एक ही लेने पे आता है, जबकि वो 2-2 पे लेकर के दे रखा था, इसलिए वो गलत था। बाकी सब देख लीजिए, 2 रखने पर क्या आएगा, हमें एथनॉल जो है एथाइल अल्कोहल आएगा। 3 रखने पर क्या आएगा, प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगा। 4 रखने पर ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगा। लेकिन वो 2 रखा हुआ था वो गलत था, ठीक है, इसलिए मेरा वो गलत था ऑप्शन। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इजी पूछ दिया, प्रोपेन का है। तो एल्केन समूह पर ही चलता है, CnH2n जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 उसी पे। तो आपको याद होना चाहिए कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, 3 नंबर प्रोपेन आते हैं, 3 जब रखते हैं तो C3H5, ध्यान रखें C3H5, ठीक है। H 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसमें। तो CnH2n+2 ना होता है तो 2 से गुना भी करते हैं 8 हो जाएगा। ये 4th नंबर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नेम क्या होता है, ये बताने के लिए। चलिए आपको हम एसिटिक एसिड का IUPAC नेम बताते हैं डायरेक्ट। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र जानना है आपको, तो जान लीजिए कि आपको काम देगा। ये रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या है कि एसिटिक अम्ल है, इसी को IUPAC नेम में एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। IUPAC नेम भी पूछा जाता है, एक बार चार्ट पढ़ लीजिएगा, IUPAC का नाम याद रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो दोस्त ये अपने क्या थे कि इतने सारे चैप्टरों से मात्र 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे जाने की संभावना है, रिपीट कर सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जा करके टेस्ट दे लीजिए। और जिसको आंसर की लेना है उसका भी लिंक डाला हुआ है, अपना नाम चेक कर लीजिएगा कितना नंबर आया। टेलीग्राम पर तो सेंड कर ही देंगे, इस पे भी आप चेक कर लीजिएगा। आज के डेट के हिसाब से आज हमको सेट नंबर जो है आपको पता ही है 29 है, 29 के 9 के आंसर की रखा होगा, अब डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। और अभी तक अगर दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि डेली 20 क्वेश्चन ऐसे ही चलता है इस चैनल पे। डेली शाम में 7 बजे तक के, 8 साढ़े 7 बजे तक के आ ही जाता है चैनल पे आपका वीडियो, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, काफी बेनिफिट लगेगा आपको, चैप्टर वाइज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देरी मत कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है, वो भी पढ़ सके आपकी मदद से। ज्यादा देरी मत कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।